जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वीडियो को पूरा देखने से पहले ईयरफोन का यूज़ करें। हो सकता है आवाज़ में आपको डिस्ट्रैक्शन देखने को मिले, इसलिए मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ कि आप ईयरफोन लगा लें। आज का ये जो वीडियो है इसमें मैंने फिजिक्स के क्वेश्चन लिए हैं और आप यकीन मानिए मैंने जितने भी सवाल लिए हैं, अगर आपको इतने सवाल जो मैंने यहाँ पर डाले हैं अगर आपका 50% भी पता है, मैंने यहाँ पे 10 सवाल लिए, अगर आपको 5 भी पता है ना तो आपको बहुत जानकारी है और बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल है, तो ध्यान से सुनिएगा। जहाँ अब जो लोग ये बोल रहे हैं कि हिंदी इंग्लिश है, तो ठीक है, आपको इतनी इंग्लिश तो समझ में आनी चाहिए कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप व्हाट इज़ योर नेम, तो इसका ये ज़रूरी नहीं कि मैं हिंदी में लिखूंगा तभी आपको समझ में आएगा। आपको इतनी एटलीस्ट वहाँ भी तो आपके 10 सवाल इंग्लिश के आ गए। तो अगर आप अभी हिंदी इंग्लिश में अगर आप इतने कन्फ्यूज़ हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर आप हिंदी में ही पढ़ना चाहते हो तो ये सच है कि वो आप वहाँ आपका 10 सवाल में 2 सवाल भी नहीं बनने वाला है। तो थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करिए, इंग्लिश को समझिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करिए, ताकि आखिर कितना दिन आप इंग्लिश का रोना रोएंगे। तो छोटी चीज़ें हैं, हालांकि देखिए हिंदी मैं जो भी ये मेरा कहने का पर्पस बस ये है कि आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि क्वेश्चन जो भी बोला है वो आपको समझ में आए। बाकी जहाँ भी हिंदी वर्ड का भी ज़रूरत होगा मैं बताऊँगा इसका मीनिंग क्या है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि विद्युत तीव्रता, ठीक है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या है। अगर आपको हिंदी में दिक्कत हो रही है, हिंदी में लिखना, तो आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, इसका मीनिंग क्या है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना न्यूटन फोर्स लग रहा है उसके पर यूनिट चार्ज पे। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स अप्लाइड ऑन पर यूनिट चार्ज। एक सिंपल सा सबसे इजी मीनिंग डेफिनेशन यही है कि फोर्स अप्लाइड ऑन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी फोर्स हो गया एफ और क्यू, इसका फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन और चार्ज का मात्रक होता है कूलाम। तो राइट हमारा आंसर हुआ न्यूटन पर कूलाम, ये हमारा सेकेंड ऑप्शन है, ठीक है। न्यूटन सेकंड किसका मात्रक है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था और पूछा भी गया एग्जाम में। तो ये इम्पल्स का मात्रक है, ठीक है, यानी कि एक सेकंड में आपने कितना फोर्स किसी भी बॉडी पर अप्लाई किया है, आवेग जिसको हिंदी में कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो इंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो इंडक्टर, एक खोखले चालक के अंदर, एक खोखले गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का वैल्यू क्या होता है। हिंदी भी बोल रहा हूँ, इंग्लिश भी, तो ध्यान से सुन के लिखते जाइए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र किसी खोखले गोले में विद्युत क्षेत्र की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। इसको आप कैसे याद रखेंगे, कभी आपने न्यूज़ सुना होगा कि मौसम विभाग का भी आपने न्यूज़ सुना होगा कि इस क्षेत्र में वज्रपात होने की संभावना है, घर में रहें, घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद करके रखें। या कोई व्यक्ति जब कहीं कार से ट्रेवल करता है तो कहीं भी अगर वज्रपात की घटना घटती है तो वो क्या बचने के लिए क्या करते हैं, वो लोग कार का शीशा चढ़ा लेते हैं। क्योंकि कार का जो बॉडी बना हुआ होता है वो एक मेटेलिक स्ट्रक्चर होता है और वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। जब हम लोग कार का शीशा वगैरह यूज कर लेते हैं, लगा लेते हैं, तो एक हॉलो इंडक्टर की तरह बिहेव करता है, जिसकी वजह से अंदर जब अगर वहाँ पे बिजली गिरती भी है तो कार के अंदर जो भी व्यक्ति होगा बैठा हुआ उसे कुछ भी नहीं होगा। इतना आप याद रख लीजिएगा। तो जब भी ये क्वेश्चन आए कि खोखले गोले के अंदर, खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की मात्रा क्या होती है, तो 0, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इक्विपोटेंशियल लाइन। अब यहाँ पे 2 चीज़ें यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, ये लाइन, ये वर्ड आपको इंग्लिश में भी याद रखना है, हिंदी याद रखेंगे तो बहुत ऐसे इसको हिंदी में कहा जाता है समविभव। क्या कहा जाता है, समविभव, ठीक है। अगर आप हिंदी लिखना चाहते हैं तो फिर भी मैं बता रहा हूँ, लेकिन जैसे देखिए होता क्या है कि अब हिंदी में थोड़ा सा टिपिकल वर्ड है, आप इक्विपोटेंशियल बोल दीजिए, आपको आसान लगेगा इसलिए। तो यहाँ पे क्या है कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इक्विपोटेंशियल लाइन। जैसे होता कैसे, इसको मैं समझा देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए रहा कि ये एक हमारा कंडक्टर का है और ठीक है, यहाँ पे ये जो लाइन्स है ये इक्विपोटेंशियल लाइन है। हालांकि ये सीधा परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, यहाँ पे कुछ टेढ़ा मेढ़ा भी है, ठीक है। तो 2-3 चीज़ बता रहा हूँ कि दोनों के बीच का डिस्टेंस भी सेम होगा, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगा, यानी इसके और इसके बीच का जो कोण होगा वो ऑलवेज 90 डिग्री,
ठीक है 90 डिग्री, दो एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन 90 डिग्री पे कट करता है, ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे है उतना यहाँ पर भी है। तो अगर यहाँ पे वैल्यू 10 है तो यहाँ भी 10, हर पॉइंट पे 10, हर पॉइंट पे 10, हर पॉइंट पे 10, यानी किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो अंतर होगा वो क्या होगा, इक्विपोटेंशियल लाइन पे 0। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, 0। ठीक है, इक्विपोटेंशियल लाइन का वो लाइन होता है जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू हमेशा सेम होता है या पोटेंशियल का वैल्यू सेम होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर वही क्वेश्चन है, सेम वे में लैंग्वेज चेंज की इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर, फिर से 0, वही कार वाला एग्जांपल आपको याद रखना है। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वैक्यूम। अब देखिए मैं इसको यहाँ पे समझाता हूँ, दो तीन चीज़ें हैं, पहले मैं बता देता हूँ। डाई इलेक्ट्रिक का हिंदी मीनिंग हो गया परावैद्युतांक। ठीक है, देखिए इसी ऐसे ऐसे वर्ड के चलते मैं आपको कहता हूँ कि आप इंग्लिश याद रखें। परावैद्युतांक क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने सुना होगा कि लकड़ी से करंट फ्लो नहीं करता है, कागज़ से करंट फ्लो नहीं करेगा, प्लास्टिक से करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए, परावैद्युतांक के। और इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, डाई इलेक्ट्रिक। ध्यान से सुनते जाना है। अब ये क्या होता है ना कि डाई इलेक्ट्रिक का यूज़ कर लिया जाता है कैपेसिटर में। कैपेसिटर क्या होता है, हम लोग कभी घर में सुने होंगे कि पंखा का कंडेंसर ख़राब हो गया है, तो हालांकि हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं कंडेंसर ख़राब हो गया, लेकिन उसका जो भी साइंटिफिक नेम है वो क्या है, कैपेसिटर है। ठीक है, कैपेसिटर का मतलब क्या होता है ना कि वो चार्ज को, इतनी कैपेसिटी उसके अंदर होनी चाहिए कि वो चार्ज को, आवेश को अपने अंदर स्टोर कर ले। द सब्सटेंस विच इज़ कैपेबल टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटर। वह पदार्थ जो विद्युत चार्ज या विद्युत आवेश की मात्रा को संग्रहित कर दे वो क्या कहलाता है, कैपेसिटर कहलाता है। हिंदी में इसको कहा जाता है संधारित्र। तो हिंदी वर्ड आपको थोड़ा सा टिपिकल लगेगा याद करने में, कैपेसिटर आपको आसान लगा होगा, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। तो वैक्यूम के लिए इसका वैल्यू होता है 1। ठीक है, वैक्यूम के लिए इसका क्या होता है, वैल्यू 1। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये चीज़ आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं कि किसी भी मीडियम में जो डाइलेक्ट्रिक का जो वैल्यू है, किसी माध्यम में जो डाइलेक्ट्रिक का जो वैल्यू है और वही वायु में जो वैल्यू है उसका रेशियो होता है और एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। जैसे मैंने अभी आपको कहा वैक्यूम के लिए 1। ठीक है, वैक्यूम के लिए 1 हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है कि जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कैसे डिफाइन करेंगे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज़ द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस इन एन मीडियम इज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस इन एयर। इसको ऐसे ही याद रखेंगे। और क्योंकि दोनों का यूनिट सेम होगा तो इसलिए यूनिट लेस होता है, इसको भी आप याद रखेंगे। इसकी कोई मात्रा नहीं होती, वैल्यू आएगा सिर्फ 1 2 3 4 दिस दैट करके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, वैक्यूम के पर्पज़ के लिए 1। उसके बाद है कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का भी मैंने आपको बता दिया कि एक ऐसा सब्सटेंस जो चार्ज को स्टोर करे, एक ऐसा पदार्थ जो आवेश को संग्रहित करे, उसको संधारित्र कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कैपेसिटर, या हम लोग अपने भाषा में कंडेंसर कहते हैं। तो इसका ऐसा यूनिट है फैराडे। ठीक है, फैराडे। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। Q इज इक्वल टू सी बी, सी बराबर क्यू बी, बी बराबर सी क्यू। तो देखिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सी बराबर क्यू बाई भी, और फाइनली आंसर आता है सी क्यू बराबर सी बी। ठीक है, ये फार्मूला दोनों फार्मूला नोट कर लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, जहाँ पे क्यू हमारा चार्ज है, बी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज दिया रहेगा, और सी हमारा कैपेसिटेंस है, और आंसर हमारा आएगा फैराडे में। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि इसका यूनिट क्या होता है, फैराडे। आंसर अगला क्वेश्चन हमारा क्या, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, बाकी अगर आपको पता है तो बढ़िया बात है। पूछा ये है कि ओम्स लॉ इज़ वैलिड फॉर। ओम्स लॉ जो है, ओम का नियम क्या कहता है कि ओम का नियम ये कहता है कि किसी नियत ताप पर वोल्टेज जो है उसके धारा के समानुपाती होता है। At a constant temperature, the voltage of a series is directly proportional to its current. Then finally एक रिलेशन आता है V इज इक्वल टू I इंटू आर, वही है। तो ओम्स लॉ जो हमारा ये है किस पे ये वैलिड करता है, कैपेसिटर पे
इंडक्टर पे, रेजिस्टेंस पे, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। ये सभी पे वैलिड होता है, इसको आपको याद रख लेना है, रट जाइएगा इसको। कैपेसिटर मैंने बता दिया। इंडक्टर मैं आपको बता दूं, इंडक्टर का मतलब क्या होता है कि इसमें दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हैं, लेकिन चार्ज इफेक्ट के कारण दूसरे ऑब्जेक्ट में करंट फ्लो करने लगता है। वो आप कैसे समझेंगे तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा, लेकिन मेरा काम है समझाना। जैसे मान लिया जा रहा है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये पूरी तरीके से पॉजिटिव इन नेचर है, ठीक है। और एक और ऑब्जेक्ट है जो बगल में है, और ये अभी इसका कुछ पता नहीं कि कौन सा चार्ज है, लेकिन जब इसमें इंडक्शन प्रक्रिया स्टार्ट होगी तो इसके इस साइड में अपोजिट नेचर का आ जाएगा। एकदम ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके जो सबसे नज़दीक होगा यहाँ पे अपोजिट नेचर आ जाएगा, और इसका अपोजिट दूर वाला जो साइड होगा वहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। तो इसकी वजह से यहाँ पे अट्रैक्शन आ जाएगा, और इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। बस यही एक मीडियम यहाँ पे तैयार कर लेगा, और इसी वजह से करंट यहाँ पे फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एसएससी सीजीएल में बार बार पूछा जाने वाला सवाल, तो मैं बताता हूँ क्या है ये। करंट डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि करंट डेंसिटी का मतलब ये है कि जो करंट फ्लो कर रहा है वो सर्किट में 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना करंट फ्लो कर रहा है, उसी का ये रेशियो है। मैंने क्या कहा कि अगर मान लिया जा रहा है कि, ठीक है, ये कोई एरिया है और 1 मीटर स्क्वायर एरिया में, ठीक है, अगर मान लिया जाए कि पूरा ट्रांसफार्मर का एरिया जो कुछ भी है, बहुत बड़ा पावर हाउस है, तो इसके 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना करंट फ्लो कर रहा है, उसी का रेशियो क्या कहलाएगा, हमारा करंट डेंसिटी। इसको जे से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जे का मतलब क्या हो गया, जे इज इक्वल टू आई बाई ए। आई यानी कि एम्पियर, और एरिया मैंने मीटर स्क्वायर, तो हमारा राइट आंसर हो गया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, याद रखिएगा। ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर, अभी हमने क्या पढ़ा फिर से बताता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने लिखा था कि ओम्स लॉ वैलिड करता है कहाँ से कहाँ तक का, तो आपने पढ़ा कि ये कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टेंस सब पे काम करता है। अगला सवाल यहाँ पे कि ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर एसी डीसी, एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट जहाँ पे वैल्यू बदलते रहता है, ठीक है, और डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट, यहाँ पे जहाँ पे जो वैल्यू से फ्लो कर रहा है उसी करंट से फ्लो करेगा, वैल्यू चेंज नहीं होगा, डायरेक्ट करंट कहते हैं। तो इस ओम्स लॉ किसके लिए वैलिड है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये दोनों बोथ एसी एंड डीसी के लिए वैलिड है। ये वीडियो यहीं तक है, और थोड़ा चैनल को सपोर्ट करिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। आवाज़ को लेकर कोई इशू मत रखिए, मैंने पहले ही कहा कि आप ईयरफोन यूज़ करिए, और ऐसा ही डेली प्रैक्टिस लगाते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।